देखिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर अभी आपका श्वसन पढ़ा था और श्वसन दो प्रकार का था सजीवों में। मैंने बताया था अवायवीय और वायवीय श्वसन। आज हमारा टॉपिक है मनुष्य में श्वसन। देखिए, मनुष्य में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कैसा होता है। मनुष्य में श्वसन पढ़ते हैं कि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक, जो जैव रासायनिक प्रक्रिया मतलब जीवों में होती है। श्वसन क्रिया में ऊतकों तक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। श्वसन क्रिया में ऊतकों तक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ऊतक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ऑर्गन्स, ठीक। कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है, मैंने बताया था। और ऊतक ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे शरीर के पार्ट्स होते हैं अंदर के। तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। वहां तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचती है? रक्त के माध्यम से ऊतकों तक, ठीक। और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लाई जाती है, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे सभी सारी कार्बन डाइऑक्साइड लाई जाती है। मनुष्य में अधिकांश ऊतक ऑक्सीजन की पूर्ति पर निर्भर करते हैं, ठीक। ऑक्सीजन की पूर्ति पर निर्भर रहते हैं, करता है या ऑक्सीजन की पूर्ति पर निर्भर रहते हैं। जितने अधिकांश ऊतक, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, सभी ऑक्सीजन की पूर्ति पर निर्भर रहते हैं। अगर अधिक ऑक्सीजन अगर सही मात्रा में नहीं मिलेगी तो वो कार्य नहीं करेंगे, जिससे वे ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन की निरंतर पूर्ति आवश्यक है। इसलिए ऑक्सीजन हमें निरंतर मिलती रहनी चाहिए, ठीक। ऊर्जा उत्पादन करते हैं, जब भी वो ऊर्जा उत्पादन करेंगे अगर निरंतर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, नहीं तो आप ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऊर्जा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। मनुष्य में श्वसन तंत्र। देखिए, मनुष्य में श्वसन तंत्र क्या है? रेस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन। मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़े हैं होते हैं। मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? फेफड़े हैं, लंग्स, ठीक। जो फिल्टराइजेशन करते हैं, जो क्या करते हैं? फिल्टराइजेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, फेफड़े के द्वारा बाहर छोड़ी जाती है, ठीक। तो ये आपको बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हमारा फेफड़े होते हैं, जो बाहर की ओर नासा छिद्र के द्वारा खुलते हैं। नाक में 2 छिद्र हैं आपके, उन्हीं के द्वारा वो खुलते हैं। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि श्वसन से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र तथा उनके कार्यों को समझाइए। तो मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र तथा उनके कार्य हैं, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले नासा द्वार आते हैं, नॉस्ट्रिल्स जिसे कहते हैं। नासा द्वार होते क्या हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नासा द्वार क्या है। एक बार मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं। देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। नासा द्वार आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर नासा द्वार, ठीक। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ये नासा द्वार है। नासा द्वार को एक बार पढ़ते हैं। देखिए, नासा द्वार क्या है? मनुष्य में 2 नासा द्वार होते हैं। मनुष्य में 2 नासा द्वार होते हैं, सभी को मालूम है, जो नाक की नली द्वारा घिरे होते हैं, जो नाक की नली द्वारा घिरे होते हैं, ठीक। नासा द्वार के आंतरिक सतह पर बाल तथा म्यूकस होता है। बाल तथा, आपने बाल तो देखे, नाक में जो बाल होते हैं वही आपके बाल, नाक में बाल। और म्यूकस क्या होता है? म्यूकस। देखिए, म्यूकस की बात करेंगे। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक है चिपचिपा पदार्थ, नाक में आपने देखा होगा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे म्यूकस कहते हैं। बाल होते हैं, ठीक। म्यूकस सदैव आंतरिक सतह को गीला और चिपचिपा बनाए रखता है, ठीक, आप सभी जानते ही हैं। बाल और म्यूकस सांस द्वारा अंदर ली गई हवा को छानने का कार्य करते हैं, ठीक। जो धूल के कण वगैरह होते हैं वो हमारे फेफड़ों तक या आपके नली में अंदर ग्रसनी तक नहीं जाते हैं। क्यों? श्वास नली में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो बाल और म्यूकस जो होते हैं उन धूल के कणों को वहीं पर रोक देते हैं, छानने का कार्य करते हैं। इसीलिए जो ऑक्सीजन हम अंदर ग्रहण करते हैं उसको छानने का कार्य करते हैं। बाल और म्यूकस सांस द्वारा ली गई हवा को छानने का कार्य करते हैं, जिससे हवा में मौजूद धूल के कण फेफड़ों तक ना जा सके, फेफड़ों तक ना जा सके। इसके अलावा सांस द्वारा ली गई हवा को शरीर के तापमान के बराबर गर्म भी कर देते हैं। ऐसा भी कार्य ये करते हैं बाल और म्यूकस, ठीक है। इसके बाद है ग्रसनी। आप सभी को मैं चित्र में दिखाना चाहूंगा कि ग्रसनी कहाँ है चित्र के अंदर। एक बार हम आपको इसको जूम करके दिखा देते हैं कि ग्रसनी कहाँ है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा चित्र के अंदर।
तो ग्रसनी आपको दिखाई दे रही होगी, मुख द्वार के जस्ट नीचे ग्रसनी। ठीक, सभी को दिखाई दे रही है ग्रसनी। नासाद्वार थे, नासाद्वार से कहाँ पे आ गए हम? ग्रसनी पे आ गए। कहाँ पे आ गए? ग्रसनी। चलिए बात करते हैं हम आगे। ठीक, ग्रसनी के बाद ग्रसनी पे चल रहे हैं। ग्रसनी क्या है देखिए, यह एक नली के आकार की संरचना होती है जिसमें नासाद्वार आकर खुलते हैं। नासाद्वार आकर क्या करते हैं? खुलते हैं। यह हवा और भोजन के लिए एक ही मार्ग होता है। यह हवा और भोजन के लिए एक ही मार्ग होता है। जो ग्रसनी है, जो नासाद्वार आके किस में खुल रहे हैं? ग्रसनी में खुल रहे हैं। भोजन की नली भी इसी में आके खुलती है। मतलब कहने का मतलब है हवा और भोजन के लिए एक ही मार्ग होता है। यहां से भोजन ग्रसनी के द्वारा आहार नाल में और हवा श्वसन नली के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। मतलब आप समझिए कि जो भोजन था वो किस में जा रहा था? आहार नाल में जा रहा था। ठीक, और जो आपकी हवा है वो किस में जाएगी? आपकी ग्रसनी के द्वारा। देखिए, ग्रसनी के द्वारा आहार नाल में जो आपका भोजन था और हवा श्वसन नली में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? श्वसन नली के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। ठीक, सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर प्रवेश करती है। ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने वाले छिद्र को घाटी कहते हैं। ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने वाले छिद्र को घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा आपके चित्र के अंदर। एक बार ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे चित्र। ये ग्रसनी जो है, यहां पर श्वास नली आपको दिखाई दे रही है चित्र के अंदर। ये श्वास नली है। श्वास नली जो ग्रसनी है, जब ग्रसनी श्वास नली से जुड़ती है, इसको घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके छिद्र को? घाटी। आपको दिख रहा होगा बीच में एक गले में एक घाटी सी होती है, बीच में गले में बिल्कुल, जो बाहर से भी सभी की चमकती है ज्यादातर, उसे घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? घाटी बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने वाले छिद्र को घाटी कहते हैं। घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना को घाटी ढक्कन कहा जाता है। एक ढक्कन होता है घाटी नुमा। ठीक, और ये क्या करता है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जब मुंह में जाता है ग्रसनी के द्वारा आहार नाल में, तो ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक, और जब ये ढक्कन बंद हो जाता है तो क्या होता है? जब बंद हो जाता है तो और भोजन घाटी के द्वार में जाने से रोकता है। मतलब ढक्कन जो है वो घाटी में जाने नहीं देगा खाने को। अगर घाटी में चला जाता है, कभी कभी इस घाटी के अंदर जब चला जाता है तो एकदम ठसासा लगता है, तो उसको वो ढक्कन क्या करता है? आपका घाटी ढक्कन कहा जाता है। कौन सा? कहते हैं ना, घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना को घाटी ढक्कन कहा जाता है। जब भोजन हम करते हैं तो भोजन जो है वो आहार नाल में जाता है। ग्रसनी के द्वारा कहा जाता है आहार नाल में जाता है। लेकिन अगर वो ढक्कन जब आहार नाल में जब जाता है तो वो ढक्कन बंद हो जाता है घाटी का। ठीक, श्वास नली के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है वो बंद हो जाता है। ठीक, अगर वो बंद नहीं होगा तो वो भोजन कहाँ चला जाएगा? हमारी घाटी में चला जाएगा, यानी श्वास नली में चला जाएगा, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं श्वास नली की। अब श्वास नली मैंने आपको अभी डायग्राम में आपकी दिखाई थी। अभी ग्रसनी के नीचे जो ग्रसनी आकर श्वास नली में जो मिलती है, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा फिर दोबारा। देखिए, ये ग्रसनी है और ग्रसनी कहाँ? श्वास नली में आके मिल रही है। किसमें मिल रही है? श्वास नली में। ये ग्रसनी आपको दिख रही है और ग्रसनी कहाँ पर आएगी? श्वास नली में आके मिल रही है। ठीक, ग्रसनी श्वास नली में मिलती है जिसमें हवा जाती है। ग्रसनी आहार नाल में भी मिलती है जिसमें भोजन जाता है। ठीक, दोनों की अलग अलग नली होती हैं, 2 नली होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे श्वास नली की। देखिए, श्वास नली क्या है? यह एक महीन दीवार वाली नली होती है जिसके चारों ओर उपास्थि के गोल छल्ले होते हैं। आपने देखा होगा रिंग वाली एक जो पतली हड्डी, उपास्थि मतलब कहते हैं ना, जिसमें मुलायम जो हड्डी होती है उसकी एक नली होती है, वो उसमें रिंग बने होते हैं, यानी कि छल्ले बने होते हैं उस नली में। क्योंकि वो छल्ले इसीलिए बने होते हैं क्योंकि श्वास नली जो है वो एक दूसरे से चिपक ना जाए, इसीलिए क्या होता है? पूरी चिपक नहीं जाए और इकट्ठी ना हो जाए,
तो उसको क्या होता है, वो छल्ले के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? छल्ले के रूप में होती है। यहाँ पे ये बताया भी गया है कि यह एक महीन दीवार वाली नली होती है जिसके चारों ओर उपास्थि के गोल छल्ले होते हैं, यानी कि मुलायम हड्डी के छल्ले होते हैं जो इसे सुरक्षा देते हैं। क्या देते हैं? सुरक्षा देते हैं, जिससे वो इकट्ठी नहीं होती है। ठीक है, रिंग जैसा आप कहते हैं ना, स्प्रिंग टाइप जैसी जो होती है आपकी, गोल छल्ले होते हैं जो इसे सुरक्षा देते हैं। यह नली गर्दन से नीचे की ओर फेफड़ों की ओर बढ़ती है। कहां बढ़ती है? फेफड़ों की ओर बढ़ती है। इसके बाद इसमें आगे देखते हैं, नीचे की ओर फेफड़ों की ओर बढ़ती है, जो फेफड़ों के समीप पहुंचकर दो नलियों में बढ़ जाती है। कितने नलियों में बढ़ जाती है? दो नलियों में बढ़ जाती है, जो दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़ों से जुड़ी होती है। दो नलियों में जुड़ जाती है आपकी, और दो नलियों में जुड़ने के बाद दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़ों से जाके जुड़ती है। देखिए, मैं आपको चित्र में दिखाना चाहूंगा। श्वास नली जो है ये जा रही है आपकी इधर दाएं इधर बाएं, कहने का मतलब है बाएं फेफड़े में मिलती है और दाएं फेफड़े में मिलती है, तो दोनों जगह पे ये जुड़ जाती है। ठीक, यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाया गया है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ये आपका जो आ रही थी श्वास नली, वो दो नलियों में जुड़ जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे श्वसनिकाएं कहते हैं, आप समझ जाना। ठीक है, जैसे श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है, श्वसनियाएं आगे आ गई हैं आपकी। देखिए, वही आपकी चीज है, हम बताएंगे आपको कि श्वसनियां कहते हैं, जो बताया था कि जो दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े से जुड़ती हैं श्वसनियां कहलाती हैं। वो यह दो नलियां होती हैं जो श्वास नली से निकलती हैं। दाएं श्वसनी दाएं फेफड़े से और बाएं श्वसनी बाएं फेफड़े से जुड़ी होती है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। श्वसनिकाएं, ये श्वसनिकाएं हैं। फेफड़े में प्रवेश करने के बाद श्वसनी बहुत सी शाखाओं में और उप शाखाओं में बढ़ जाती है। जो श्वसनी जो आपकी निकल रही थी, श्वसनियां, दो श्वसनियां निकल रही थी। किससे? आपकी किससे निकल रही थी? दो श्वसनियां श्वास नली से दो श्वसनियां निकल रही थी, जो एक आपके बाएं जो निकल रही थी, बाएं श्वसनी जो थी वो बाएं फेफड़े से जुड़ती थी, और जो दाएं श्वसनी थी वो दाएं फेफड़े से जुड़ रही थी। तो इनमें से भी कुछ उपशाखाएं और शाखाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पे बताया कि फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद जब फेफड़ों में प्रवेश कर जाती हैं दोनों नलियां, तो इसमें भी बढ़ जाती हैं। पढ़ने के बाद श्वसनी बहुत सी शाखाओं और उपशाखाओं में बढ़ जाती हैं, जो एक जाल की तरह फेफड़ों में फैले होते हैं। इन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं, जैसे कि मैं आपको चित्र में दिखाना चाहूंगा एक बार और। देखो, ये श्वसनिकाएं चित्र में अलग से करके दिखाया गया है, कितनी शाखाओं में बढ़ गया। फेफड़ों में जाके इतनी शाखाओं में ये बढ़ जाता है श्वसनिकाएं। सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आएगा। यहाँ पर भी चित्र में दिखाया गया है श्वसनिकाएं, ये आपका बढ़ गया है, इधर भी श्वसनिकाएं बढ़ गई हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये श्वसनिकाएं आपको दिखाया गया है। अब श्वसनिकाएं जब बढ़ जाती हैं आपकी, इसने बताया उप शाखाओं में बढ़ जाती हैं, शाखाओं और उप शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जो एक जाल की तरह फेफड़े में फैले होते हैं, इन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। इसके बाद है कूपिकाएं। देखिए, कूपिकाएं क्या है ये भी समझ लेते हैं। यह श्वसनिकाओं के अंत में एक थैले जैसी संरचना होती है। श्वसनिकाएं यहाँ पर बिल्कुल रुक जाती हैं, वहां पर एक थैले जैसी संरचना होती है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं चित्र के अंदर, अगर सभी बच्चों को दिखाई दे रहा हो तो देखिए, ये श्वसनिकाएं थी और एंड में जाके एक थैले जैसी संरचना होती है, जिसे कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कूपिकाएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कूपिकाओं की। ये श्वसनिकाओं के अंत में एक थैले जैसी रचना होती है, जो बहुत महीन मेम्ब्रेन परत की बनी होती है। मेम्ब्रेन मतलब होती है झिल्ली, बहुत महीन झिल्ली की बनी होती है, जिसमें महीन रक्त वाहिनियां होती हैं। क्या होती हैं? महीन रक्त वाहिनियां होती हैं। यहीं से ऑक्सीजन कहाँ? सभी अंगों तक जाता है, सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचती है, यहीं से चली जाती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में बदला किया जाता है। मतलब यहीं से, जिसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में बदला किया जाता है। ऑक्सीजन ग्रहण करते रहते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है। सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फेफड़े। लास्ट इसका जो पार्ट है फेफड़े, जो सबसे मेन पार्ट है फेफड़े अथवा फुफ्फुस यानी कि लंग्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़े ही होते हैं, जो आपको पहले ही बताया गया था। फेफड़े वक्षगुहा में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। वक्षगुहा जो होती है आपकी, मैं आपको बताना चाहूंगा चित्र के अंदर। वक्षगुहा क्या है आपकी, सभी बच्चे ध्यान से देखें।
देखिए, ये आपकी जो है, जो आपको दिख रही हैं, ये हड्डियां दिख रही हैं आपको, ये बचकुआं हैं आपकी, ठीक, ये बचकुआं हैं। और इन्हीं के अंदर दाएं और बाएं में आपकी जो होते हैं फेफड़े होते हैं, दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े इसी के अंदर होते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं। मनुष्य में, सॉरी, फेफड़े वचगुआ में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। वचगुआ एक मांसपेशिया मेम्ब्रेन के द्वारा उदर गुहा में अलग रहती है। जो आपकी वचगुहा में एक मांसपेशिया मेम्ब्रेन के द्वारा उदर गुहा में, वचगुहा जो है, वचगुहा आपकी समझते हैं, मैंने बताया है अभी आपको, जो हड्डियां थी आपकी वो कहाँ पर, एक मांसपेशी है, यानी कि मांस के अंदर मेम्ब्रेन के द्वारा उदर गुहा में अलग रहती हैं, बिल्कुल अलग टाइप से, अलग मतलब बिल्कुल अलग हटके रहती हैं, ठीक। सभी को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर हमने इसके श्वसन अंगों के बारे में बात करी थी, जैसे कि आपको देखो यहाँ पर भी चित्र में दिखाया गया है, एक बार और मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये कूपिका हैं, कूपिका वाहिनी और कूपिका थैली हैं यहाँ पर, ये ठीक, कूपिका जैसे कहते हैं। ये श्वसनिकाएं जो नली आ रही थी आपकी, यहाँ पर ये बताया गया है। ये नासा ग्रसनी है, यहाँ पर ये बताया गया है। ये मुख ग्रसनी है जिसमें भोजन जाता है, ठीक। कंठ ग्रसनी है, ये कंठ है, ठीक, जो बीच में हड्डी होती है, आपको बताया, आपको दिखती है, सभी को दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर। चलिए हम बात करते हैं ग्रसनी के। जो ग्रसनी का डायग्राम है, ये माल अल्वेओल का डायग्राम है, जिसमें बताया गया है आपका कूपिका के बारे में। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगर सभी को समझ में आ गया होगा, वैसे मैंने आपको फिर भी बता देता हूँ कि श्वसन एक क्रिया है जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, उत्पादन करते हैं। और सांस लेना एक अलग क्रिया है। सभी बच्चे ध्यान से समझें इस चीज़ को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।